हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा भाई बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ जीएस के क्वेश्चंस जो आपको आरओ के कराए जा रहे थे, उसमें आज 5वां पार्ट हम लोग लेके आए हैं। ये तीसरा पेपर है प्रीवियस ईयर का, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमको जीएस बहुत फंसती है। ये आप उठा के चाहे देख लेना, ये जो क्वेश्चंस हों आप इनके सारे प्रीवियस ईयर पढ़ लेना। फिर उसके बाद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो पेपर हैं उनको पढ़ लेना। आपको क्वेश्चंस यहाँ से फंसेंगे, ठीक है। और हर बार का यही सीन होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार है। इसीलिए देखिए ये पूरा पेपर ही है, तभी देखिए आपको ये इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ों में मिल रहा है। वरना अगर हमारे पास जो हम लोग क्वेश्चन बनवाते हैं तो ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं या सिर्फ हिंदी में होते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें मुद्रा नोटों में जालसाजी को पकड़ने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं? तो इंफ्रारेड लिखी हुई हैं, अल्ट्रा वायलेट लिखी हुई हैं, माइक्रोवेव्स लिखी हुई हैं और रेडियो वेव्स लिखी हुई हैं। तो अगर हम लोगों को जो नकली नोट पकड़ने के लिए किया जाता है तो उनको पराबैंगनी किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणों से गुजारे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो एक स्ट्रिप लगी हुई होती है जो कि जाली नोटों में नहीं होती है, और उसको जब अल्ट्रा वायलेट किरणों से जब इन स्ट्रिप का पता लगाया जाता है, और जब जैसे सीधे समझ लीजिए, ऐसे समझिए कि जैसे ये मशीन है और इसमें आप नोट को रखेंगे, तो जब इसके ऊपर ऐसे करके रेस गिरेंगी, ठीक है, जब ऐसे करके रेस गिरेंगी तो जो स्ट्रिप उसमें लगी हुई होती है वो नकली नोट में नहीं दिखाई देगी, और जो असली वाला नोट होगा उसमें दिखाई दे जाएंगी। चलिए, 102 नंबर देखेंगे। परमाणु विखंडन में ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या होता है? परमाणु विखंडन में ऊर्जा का स्रोत है क्या होता है? सूर्य का हाइड्रोजन बम, सूर्य का परमाणु बम, नाभिकीय रिएक्टर और सूर्य, और नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम। बिल्कुल, अगर परमाणु विखंडन की बात करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम बम दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। ये परमाणु विखंडन इन्हीं दोनों के जो है ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सिंधु घाटी, हट जा भाई। सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित अवशेषों में कौन सा अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है? तो मिट्टी के बर्तन, मुद्रा, मोहर, नौका या मकान, कौन है? तो मुद्रा या मोहर मिलती थी उस समय पे। जैसे सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित अवशेषों में कौन सा अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है? तो बिल्कुल उस समय पे मुद्रा और मोहर पाई गई थी, जो दिखाता है कि वहाँ पे वाणिज्य और वित्त का जो है विस्तार था। 4 नंबर देखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ने गुरुमुखी लिपि की रचना की थी। ये क्वेश्चन इतने बार आ चुका है कि आपको अब तक याद हो जाना चाहिए था कि गुरु अंगद थे जिन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि की रचना की थी। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, ये भी याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे इट इज़ जो बिल्कुल एज इट इज़ पूछा जाता है, इसमें कुछ भी फेरबदल कभी भी नहीं किया जाता है। चलिए भाई, 5 नंबर की तरफ चलेंगे। 5 नंबर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक अभिकथन दिया और एक कारण दिया, उनको पढ़ते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि कौन कौन से सही हैं। तो कांग्रेस के नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। लाला लाजपत राय की मृत्यु पुलिस की लाठियों से पड़ने से हुई, ये तो आपको पता है, ये तो सही है, ठीक है। ये तो आपको पता चल रहा है कि ये बी वाला ऑप्शन सही है। और देखा जाए कांग्रेस के नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, ये भी सही है। अब अगर बात करते हैं कि क्या ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब ए जो है आर की व्याख्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, चलो देखते हैं। तो नीचे क्या क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें ए ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा, ए में था, ये वाला है ए ऑप्शन, ये यहाँ से कि बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं, आर भी सही था। ए इज फॉल्स, नहीं, ए भी सही था। नीचे क्या लिखा? दोनों ए और आर की सही व्याख्या सही हैं और उसकी वो सही व्याख्या भी करता है। तो भाई बिल्कुल वो दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या, मतलब एक दूसरे की क्या, वो उसकी व्याख्या भी कर रहा था। 6 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। देखो, कुतुब मीनार को 3 लोगों ने मिलकर बनवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार को 3 लोगों ने मिलकर बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो दिल्ली में 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया, बाद में इल्तुतमिश ने मीनार की 3 और मंजिलें बनवाई। फिर फिरोज शाह जो तुगलक था उसने मीनार की 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई, और उसी ने निर्माण को कह सकते हैं फाइनल कराया था, और जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर, जो कि अच्छी खासी ऊंचाई रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक बताया जाए, शुरू इसने किया, स्टार्ट इसने। 2nd नंबर पे ये, और 3rd पे लास्ट,
ठीक है, ये कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, इसने जो है इसका निर्माण फाइनल कराया था। बस ये क्वेश्चंस इसलिए बार बार कराए जाते हैं, देखिए एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बने और तीनों आपको याद रहेंगे। फिर प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी थी, जो प्राचीन भारत था उसमें मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या वाराणसी? तो राजगृह थी, क्या थी? राजगृह थी, मगध साम्राज्य की जो पूर्वकालीन राजधानी राजगृह। आधुनिक जो है वो राजगीर है, बाद में ये पाटलिपुत्र हो गई थी। और मगध में सबसे अगर प्राचीन वंश का जो बात करेंगे तो उसका जो संस्थापक था वो बृहद्रथ था, ठीक। और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज, जिसको जो हम लोग राजगृह भी कहते थे, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर 1544 ईस्वी में बैठा और यह बुद्ध धर्म का अनुयायी भी था। फिर अगला क्वेश्चन 108 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध गौतम बुद्ध के समकालीन थे? क्या लिखा हुआ है? भद्रबाहु? नहीं, ये तो सब कालीन नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य, पार्श्वनाथ, महावीर, बिल्कुल ये दोनों लोग आसपास ही इन दोनों लोगों का जन्म भी हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं इनके किसके? जैन धर्म के, ठीक है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलगाम जो वैशाली में पड़ेगा वहाँ हुआ था। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है इन्हें ऋजपालिका नदी थी एक, वहाँ पर एक साल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्होंने जो है 12 साल तपस्या की थी, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म क्या था? वो 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु में एक लुम्बिनी नामक स्थान था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 6 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की थी। कहाँ? मतलब 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तभी ये बुद्ध कहलाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? 9 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय प्रशासन के लिए, ठीक है, बढ़िया। देखो किसने, अशोक ने किसको न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? शरमन, कुमार, अमत्य, राजुका और उपरिका। तो राजुका थे ये, इन्होंने जो है अपने साम्राज्य में न्याय प्रशासन के लिए अशोक ने इसको नियुक्त किया था। फिर 10 नंबर देखिए क्या हो जाएगा? अजंता गुफाओं की चित्रकला किस धर्म से अत्यधिक प्रभावित थी? अजंता की जो ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से प्रचलित हैं। किससे हैं? बौद्ध धर्म की जो है अजंता की गुफाओं में जो चित्रकला मिलेगी देखने को आपको, वो बौद्ध धर्म से अधिक प्रभावित होती है। और अजंता की गुफाएं जो हैं अजंता की पहाड़ियों में बघोरा नदी के बाएं तट पर एक आग्नेय चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। अधूरी गुफाएं सहित इनकी संख्या लगभग 30 है, ठीक। अजंता गुफाओं को 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर के जो है स्थान दिया गया था। ये मैंने आपको जो विश्व धरोहर वाला जो वीडियो दिया है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए भाई 11 नंबर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जिसको कहा गया था, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, फिर लेबर स्वराज पार्टी थी, और हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन जो लिखा हुआ है रिपब्लिकन, ये यहाँ पे होना चाहिए था इन दोनों के बीच में, और सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक एसोसिएशन, ये रिपब्लिक सोशलिस्ट, ये सब उल्टा सीधा लिखा है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये पूरी है, ठीक है। तो अगर पार्टी की स्थापना की बात करेंगे तो इन्होंने ये पार्टी बनाई थी, कौन सी? स्वतंत्र लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। जो स्वतंत्र लेबर पार्टी बनी थी 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी। लेबर स्वराज पार्टी जो थी 1925 में काजी नजरुल इस्लाम ने बनाई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो लास्ट वाली है, ठीक है, ये 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने बनाई थी। चलिए 12 नंबर इंग्लिश वाले भाई अपना पढ़ लेना। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस क्रांति की बात की गई है? तो कौन कौन सा? सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह, बीरभूम विद्रोह और रंगपुर विद्रोह। तो ये सन्यासी विद्रोह था जिसके बारे में बताया गया। आनंद मठ जो उनका जो मतलब एक उपन्यास था, किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, उसमें बताया गया है ये। 13 नंबर क्या लिखा हुआ है? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लगा था? कल भी इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। कल का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट था वहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया था, कब हुआ था, कौन जीता था, ये पूछा गया था। तो 1526 में बाबर जीता था, फिर 1556 में जो है अकबर जीता था। तो बस 1556 में हो जाएगा।
पानीपत का तृतीय युद्ध पूछ रहे हैं। अच्छा, द्वितीय नहीं पूछ रहे हैं, तृतीय युद्ध है। चलो कोई नहीं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर ने जीता था। फिर जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा बुरी तरह हार गए थे। ठीक है, तो सेकेंड नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि 14 जनवरी 1761। ठीक है, 14 जनवरी। चलिए 14 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने फतहुल मुजाहिदीन लिखा? निम्नलिखित में से किसने फतहुल मुजाहिदीन लिखा? अरे उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने फतहुल मुजाहिदीन लिखा था? तो बाबर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, शाह आलम। तो कौन था? ये टीपू सुल्तान था। 15 नंबर, बाल गंगाधर तिलक के कैद होने का क्या कारण था? औपनिवेशिक कुशासन पर उनकी रिपोर्ट, पंजाब में क्रांतियों के लिए दिया दया भाव, क्रांतियों के लिए दया भाव, राष्ट्रीय कार्यों को बढ़ावा देना, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को मानने से इनकार करना। नहीं, बाल गंगाधर तिलक के जो कैद होने का जो कारण था, मुख्य कारण था हिज रिपोर्ट ऑफ कॉलोनियल माइजरूल। तो ये औपनिवेशिक कुशासन पर उनकी जो रिपोर्ट आई थी, इसके लिए जो है उनको कैद किया गया था। 16 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग का एक हिस्सा नहीं थे? M.A. अंसारी, एनी बेसेंट, अब्दुल कलाम आजाद, हाकिम अजमल खान। निम्नलिखित में से कौन से नेता असहयोग का एक हिस्सा नहीं थे? अच्छा चलो देखते हैं कौन कौन से इसमें दे रखे हैं। M.A. अंसारी, एनी बेसेंट, अब्दुल कलाम आजाद और हाकिम अजमल खान। नहीं, तो एनी बेसेंट जो है इनका हिस्सा नहीं थी, वो तो विरोधी थी। अरे यहाँ पे तुम लोगों ने इसको जूम छोड़ कैसे दिया भाई, स्पेस कैसे छोड़ दिया? चलो, द्विशासन का क्या अर्थ होता है? क्या क्या लिखा हुआ है? एक शक्तिशाली देश का एक गरीब देश पर नियंत्रण, तानाशाह द्वारा शासित देश, लोगों के एक छोटे समूह का देश पर नियंत्रण, एक सरकार जिसमें सत्ता दो शासकों में निहित होती है। बिल्कुल, जब द्विशासन होता है तो मतलब एक सत्ता होगी लेकिन उसके दो शासक होंगे। 18 नंबर, दूसरा मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? जो दूसरा मैसूर युद्ध था वो सालाबाई की संधि, मंगलोर की संधि, पूरणदेव की संधि या मैसूर की संधि? नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करेंगे तो वो 1780 से लेके 1780 से लेकर 1784 तक चला था। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली जो है अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल रहा था और बाद में जो है युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण इसकी जो है मृत्यु हो गई थी 1782 को। ठीक, और 1782 में जैसे ही हैदर अली की मृत्यु हुई तो हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है युद्ध संचालन का भार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया था और 1784 तक टीपू सुल्तान को जारी रखा गया। अंत में क्या हुआ, दोनों पक्षों ने मंगलोर की संधि कर ली। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग, पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। फिर अगले ऑप्शन जो है वो भी मैं यही बता देता हूं आपको, स्वामी विवेकानंद और श्री रमण महर्षि। ठीक है, अगर प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करेंगे तो आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1867, यहीं पे लिख लीजिएगा तो याद रहेगा आपको लोगों को। कहां हुई थी ये भी लिख लीजिएगा, यहीं पे ऊपर, बंबई में हुई थी। ठीक है, चलिए 120 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने इनसेंसेट वेस्ट के रूप में लिया था? अच्छा, इनसेंसेट वेस्ट के रूप में लिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास और मृदुला साराभाई। नहीं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को इसकी डेट है। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, इसके कुछ ऑप्शंस अलग अलग तरीके से हैं। इंग्लिश वाले अपना ऊपर पढ़ लेंगे, हिंदी वाले में हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उन्नत हुए थे? तो लिखा हुआ है सूती वस्त्र उद्योग, भारी अभियंत्रिक मशीन, कोयला खदान। तो पूछा जा रहा है अंग्रेजों के शासनकाल में जो है
भारत में उन्नत हुए जो उद्योग थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सूती वस्त्र, भारी अभियांत्रिक मशीन और कोयला उत्पादन। तो यहाँ पे देखो सूती वस्त्र उद्योग की तो नहीं, लेकिन हाँ भारी जो मशीन वाला हिसाब किताब और ये कोयला खदान, ये दोनों के दोनों स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन अभी उधर है क्या? क्वेश्चन है, भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ था? भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन, फिर खाली जगह है यहाँ पे, ठीक, और ये के जो है वो यहाँ पे लिखा था, के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ये ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से ये किया गया था। ये सारे ऑप्शंस आपको भी यहाँ पे भी दिख जाएंगे। चलिए 123 नंबर देखेंगे कि क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है बस्तर के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और ये इस तरीके के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके में तो 4 ऑप्शन इतने बड़े नहीं देते, लेकिन क्या करते हैं 4 ऑप्शन चारों अलग अलग देते हैं, उनको मैच करवाते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन बना दिए। वो 25 क्वेश्चन को वो लोग पता क्या है, वो 25 क्वेश्चन नहीं देते हैं, वो आपको देते हैं कम से कम 35-40 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं और चारों के अलग अलग मैच करवाने। आप सोचिए, आपको मैच कराने का मतलब है कि आपको चारों क्वेश्चंस वो पता होने चाहिए। मैथ में भी चारों क्वेश्चंस मैच करा रहे हैं तो इसका मतलब मैथ में 4 क्वेश्चन दे दिए, तो ये पेपर इसलिए कठिन हो जाता है। चलिए, तो बस्तर विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कांगेर जंगल के धनगरों में ने पहल की थी, गांव नेथावर में पहले आरक्षण हुआ, ब्रिटिश आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी गुंडाधुर को पकड़ने में कामयाब रहे, और लास्ट है आरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र 1910 से पहले की योजना के लगभग आधे हिस्से तक कम कर दिया गया था। तो क्या सही था? तो यही था, आरक्षित किया जाने वाला जो क्षेत्र है 1910 से पहले की योजना के लगभग आधे हिस्से तक कम कर दिया गया था। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी खाली जगह को हुई थी। 26 जनवरी, उसके बाद खाली जगह है को हुई थी, कि 26 जनवरी कौन से सन को हुई थी? 1928, 1929, 1930 या 1931? तो पूर्ण स्वराज की स्थापना 26 जनवरी 1930 को दी गई थी। ठीक है, फिर 25 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर तभी किए गए थे जब गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही ये इन लोगों के बीच में विवाद हुआ था, और उसके बाद ही इन लोगों के बीच में समझौता हो। किन लोगों के? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो 26 सितंबर 1932 को, ठीक है, 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और जो दलित नेता भीमराव अंबेडकर साहब थे, इनके बीच में जो है पूना समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार दलित के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था जो है वो समाप्त कर दी गई, और विभिन्न प्रांतीय मंडलों में दलित वर्ग के लिए क्या है 71 के स्थान पर 148 सीटें जो है आरक्षित कर दी गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में जो है 18 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। खैर, अगर ये उस समय पूना पैक्ट ना होता और ये चीज़ें आरक्षित ना होती तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि एससी कैटेगरी का कोई भी कभी कोई विधायक या सांसद नहीं हो पाता। चलिए फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर मोड़ दिया था? निम्नलिखित में से किस घटना ने अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर मोड़ दिया था? अच्छा, द सूरत स्प्लिट यानी कि सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन, और मैं ऑप्शन पीछे जाने से अच्छा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या 1899 से 1900 का अकाल जो पड़ा था उसकी वजह से ये जो है अरविंद घोष का जो राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर मुड़ गए थे। कौन सा था? तो ये बंगाल विभाजन हुआ था उस समय पर 1905 में। ठीक है, जिसकी वजह से जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी में जो है अरविंदो घोष को बड़ौदा में अपनी नौकरी छोड़ने और राष्ट्रवादी आंदोलन में उतरने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देश पत्रिका जो वंदे मातरम की शुरुआत की, और वर्ष 1926 में पुदुचेरी में इन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना भी कर डाली। चलिए, बस थोड़ा लेट हो गए हम लोग वीडियो में, थोड़ा सा जल्दी करते हैं अब, क्योंकि 20 मिनट होने वाले हैं और अभी 27 क्वेश्चन ही हुए हैं। चलिए, इल्बर्ट बिल का प्रवेश किसके कार्यकाल में हुआ है? तो इल्बर्ट बिल जो है किसके शासनकाल जो है किसके शासनकाल में प्राप्त स्टार्ट हुआ है?
प्रवेश हुआ है। तो जॉर्ज रिपन, थॉमस मैकाले, जेम्स डलहौजी, फ्रीमैन, बिल्डिंगन। तो एल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 में लाया गया था। ठीक है, तो किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है यानी कि गलत है? मोपला विद्रोह मालाबार, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश का हरदोई, बहराइच और सीतापुर। वहाँ पे देखिए हरदोई नहीं लिखा है, यहाँ पे हंदोई लिखा हुआ। हंदोई नहीं है, हरदोई है, जिस सिटी में मैं रहने वाला हूँ। पबना विद्रोह महाराष्ट्र और तेभागा आंदोलन बंगाल। तो ये दोस्तों ये पूछा जा रहा है क्या था? अच्छा, जोड़ा असंगत पूछा जा रहा है। तो बस ये तीसरा वाला जो पबना विद्रोह था, पबना विद्रोह ये महाराष्ट्र लगा हुआ है। ठीक है, पबना विद्रोह महाराष्ट्र नहीं, यूसुफ शाही परगना यानी कि जो कि अब बांग्लादेश में, यूसुफ शाही परगना जो कि बांग्लादेश में, ये वहां से था। निम्नलिखित में से किसने खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी? तो भीकाजी कामा, मोहनलाल पांड्या, सरदार पटेल और विनोबा भावे। तो मोहनलाल पांड्या ने की थी। निम्नलिखित में से कौन वुड्स डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं है? वुड्स डिस्पैच द्वारा सुझाव इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है? अच्छा भाई चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है इंग्लिश में, चलो हिंदी में पढ़ेंगे। और टिक भी इधर ही लगा लेंगे, पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक प्रांत में एक शैक्षणिक विभाग स्थापित होना, सभी निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाना, हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोलना, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े विद्यालयों में स्थापित करना। नहीं, पहला वाला था, प्रत्येक प्रांत में एक शैक्षणिक विभाग स्थापित होना था। चलो, ज्ञान द्रव्य हिम स्थित स्थित में सुरक्षित करना, ये क्या है? जनन द्रव्य, ज्ञान द्रव्य नहीं, सॉरी, जनन द्रव्य हिम सुरक्षित में, स्थिति में सुरक्षित रखना है। रखना है के बीच में जो है खाली जगह है, ये वहां पे। तो किसमें? हिम सुरक्षण, स्वास्थ्यनिक सुरक्षण, शीत संग्रहण या बसंतीकरण। नहीं, तो हिम यानी कि हिम सुरक्षण में। 32 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में फल उत्पादों के लिए कौन सा प्रतीक अनिवार्य है? फल उत्पादों में ईपीओ, आईएसआई, रुगमार्क और एगमार्क। तो खाने वाली चीज है, मेन चीज ये है कि फल उत्पादों की बात करेंगे तो इसमें एफपीओ जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ये होना अनिवार्य है। चलिए 33 नंबर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन ऐसी कृषि प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? स्थानांतरण कृषि, वृक्षारोपण कृषि, बागवानी या गहन कृषि। तो कौन सी ऐसी फसल है जिसमें एक ही तरीके की फसल उगाई जाती है? तो सिंपल, वृक्षारोपण कृषि यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है उसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर देखेंगे कि टमाटर की फ्लोर सौर किस्म सबसे लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती है क्योंकि होता या होती है? इसमें क्या ऐसा होता है या होती है जिसकी वजह से ये बनी रहती है? पॉलीग्लैक्ट्रोनेज कम मात्रा में, पॉलीग्लैक्ट्रोनेज अगणित मात्रा में, प्रतिजैविक प्रतिरोधक, वंशुगढ़ वंशगुण, एमाइलेज की कमी। नहीं, पहला वाला होता है पॉलीग्लैक्ट्रोनेज कम मात्रा में होता है, इस वजह से ये ज़्यादा समय तक बना रहता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, आम को मुख्य रूप से के द्वारा उपजाया जाता है? जड़ कतरन के द्वारा, विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा, निरोपण के द्वारा या स्टोन ग्राफ्टिंग के द्वारा? तो बिल्कुल भैया सेकंड नंबर, विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा इसको जो है उपजाया जाता है। 36 नंबर, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जमा की गई मिट्टी क्या कहलाती है? मिसरोड़, जलोड़, बतोड़ या हिमोड़? नहीं, जलोड़ मिट्टी कहलाती है। जलोड़ दो तरीके की मिट्टी होती है। गोल क्रांति का जो संबंध है किससे है, यानी कि जो राउंड रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, इसका संबंध किस क्रांति से है? तो मछली, जैव ईंधन, आलू और तिलहन। बिल्कुल आसानी से आप बता देंगे कि ये आलू से है क्योंकि गोल की। तो कृष्ण क्रांति वो जैव ईंधन से है, ठीक है। गोल क्रांति वो आलू, नीली क्रांति मछली, और बचा तिलहन, तो तिलहन के लिए है पीली क्रांति। चलिए, ट्रेसिंग किससे संबंधित है? जो ट्रेसिंग है वो किससे संबंधित है? शुगर केन, आगे के ऑप्शन में बता देता हूँ, चना, तंबाकू और केला। तो शुगर केन हो जाएगा, आगे नहीं जाएंगे हम लोग, फालतू में फिर पीछे आके टाइम खराब करना होगा। चलिए, पोटास का भित्ति कामय रासायनिक रूप है। जो पोटास का भित्ति कामय रासायनिक रूप है उसका हमें रासायनिक रूप बताना है। पोटेशियम हाइड्रोजन नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड होता है। क्या? KCl। चलिए यहाँ पे आंसर भी दे रखा है। 40 नंबर देखेंगे,
क्या लिखा हुआ है कि तात्विक सल्फर जब मिट्टी पर अनुप्रयुक्त होता है तो निम्नलिखित में से किस जीवाणु प्रजाति द्वारा सल्फेट में परिवर्तित किया जाता है? थायोबैसिलस sp, फिर स्पूडोमोनस, नाइट्रोबैक्टर, क्लोरोस्ट्रीडियम। एक तो बड़े कठिन नाम है। खैर, थायोबैसिलस sp। ऐसा लग रहा है जैसे हम इंग्लिश की दवाओं के नाम ले रहे हैं। क्या है? फूल गोभी में किस प्रकार के वीटपटानी रोग होता है? फूल गोभी में किस प्रकार का जो है वो विपटानी जो है रोग होता है, किसकी वजह से होता है? तो मैग्नीशियम, बोरान और मोलिब्डेनम जस्ता, तो मोलिब्डेनम हो जाएगा, इसकी वजह से ये रोग हो जाता है। एक तो इतने कठिन कठिन नाम भैया। तो एक तो ये आर का पेपर था, इसमें सारे सब्जेक्ट तो अच्छे लेवल के पूछते हैं, साइंस वगैरह भी बहुत अच्छे लेवल की आती है। खैर, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। समर डाई बैक, लिटिल लीफ तथा गमोसिस ऑफ सिट्रस रोग निम्नलिखित में से किसकी पोषक तत्व की कमी से सिट्रस रोग के पौधों में हो जाता है? बेरान, ताम्र, जस्ता या मोलिब्डेनम? तो इसमें जस्ता की कमी से ये रोग हो जाता है। कौन सा फल शुष्क फलों का राजा कहा जाता है? कौन सा फल जो है वो शुष्क फलों का राजा होता है? आम, एवोकाडो, बेर या सेब? तो बिल्कुल भैया ये बेर होता है। ठीक, तो इसी को शुष्क फलों का राजा माना जाता है। कुशी फर्श का सफेद जंग किसके कारण होता है? जो कुशी फर्श होता है उसमें सफेद जंग लगता है, किसके कारण से होता है? अल्टरनेरिया, ब्रासियासिया, चलो छोड़ो, इसको सीधे आंसर पे आते हैं, अल्बुगो कैंडिडा। ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर। किस राज्य में केबुल लामजाओ एक तैरता राष्ट्रीय उद्यान जो है बना हुआ? असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये मणिपुर में है, ये बकरों के लिए फेमस है। ठीक है, ये लोकटक झील पे बना हुआ ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसमें नृत्य करने वाले हिरण सांगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील भी है। चलिए फिर अगला, खाद्य श्रृंखला की बहुपारस्परिक क्रिया क्या बनाती है? खाद्य श्रृंखला की जो बहुपारस्परिक क्रिया है वो क्या बनाती है? तो परितंत्र, बायोमी, खाद्य जाल, पर्यावरण। तो ये खाद्य जाल बनाती है, बिल्कुल। एक दूसरे को खाते हुए चलते चले जाते हैं और लास्ट में फिर वही प्रोसेस घूमता रहता है। फिर देखिए 26वें सम्मेलन में भारत ने तक, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा यहाँ पे यार एक तो इनके बीच में जो है खाली जगह है, ऐसे करके कि 26वें सम्मेलन में भारत ने खाली जगह तक अपने उत्सर्जन के में 0 तक की कटौती करने का वादा किया है। कब तक जो है भारत में? तो 2070 तक जो है इसने 0 कटौती तक का वादा किया है। 48 नंबर, लुप्त प्राय प्रजातियों में एक बंगाल टाइगर का राष्ट्रीय पशु है। जो बंगाल टाइगर है वो कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? टाइगर के बाद यहाँ भी देखो खाली जगह होनी चाहिए थी, नहीं दी है। का राष्ट्रीय पशु है तो बंगाल टाइगर भाई अपने यहाँ का ही, तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों का मिल जाएगा, बिल्कुल भाई। प्रजाति एक जीव है, खाली जगह यहाँ भी है, ऐसे करके। ठीक है, प्रजाति एक जीव है जो एक संपूर्ण परितंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है। कौन से प्रजाति का एक जीव जो है? तो कीस्टोन जो है वो एक संपूर्ण परितंत्र के परिभाषित करने का मदद करता है, तो यहाँ पे कीस्टोन हो जाएगा। चलिए 50 नंबर, क्या लिखा हुआ है कि भारत में शहरीकरण की वजह से फिर खाली जगह है, क्या हुआ है? तो देखते हैं, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में कमी हुई है। हाँ, तो फिर बिल्कुल यही सही हो जाएगा। खैर ऑप्शन आगे सारे देख लेंगे, सिर्फ जन्म दर में कमी हुई लेकिन मृत्यु दर नहीं घटा है, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों में कमी हुई है। जन्म दर और मृत्यु दर में बढ़ोतरी नहीं, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ठीक है, बेकार है। ठीक है, चलिए तो जो आज के हमारे जो 25 क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं और इन्हीं से रिपीटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए कराना ये इंपॉर्टेंट था। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।